हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा आप सभी ठीक होंगे। तो आज की हमारी क्लास रीतिकाल पर आधारित रहने वाली है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। क्लास के अंत में हम कुछ वन लाइनर भी देखेंगे, ठीक है। कुछ प्रश्न आपको आसान लग सकते हैं, तो आसान लगने का मतलब ये नहीं है कि प्रश्न आसान है, मतलब ये है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, ठीक है। बस इतना सा ही फ़र्क है। और जिन्हें टफ़ लगेगा तो उनके लिए भी वही है कि आपको रेगुलर पढ़ाई करने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो प्रश्न आसान या टफ़ नहीं होते, वो हमारी पढ़ाई पर डिपेंड करता है कहीं ना कहीं कि हमारी पढ़ाई कैसी हुई है, हमारी प्रैक्टिस कैसी है। देखते हैं। सुजान विनोद के रचनाकार कौन रहे? सुजान विनोद के रचनाकार कौन रहे? तो सुजान विनोद के रचयिता रहते हैं, सुजान विनोद के रचयिता रहे देव। सुजान विनोद के रचयिता कौन रहे? देव। देव द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी बताई जाती है? 72। देव द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या बताई जाती है 72, परंतु वर्तमान में कुल कितने उपलब्ध है? 15। वर्तमान में 15 ही उपलब्ध है। देव के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ जिनसे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं: भाव विलास, जाति विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, प्रेम तरंग, कुशल विलास, देव माया प्रपंच, ठीक है। भाव विलास, जाति विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, प्रेम तरंग, कुशल विलास, देव माया प्रपंच, इन्हें याद रखना आवश्यक है। अगला प्रश्न, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेको सयानप बाख नहीं। पंक्ति के लेखक कौन है? तो इस पंक्ति के लेखक है घनानंद। अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेको सयानप बाख नहीं, पंक्ति के लेखक है घनानंद। अगला प्रश्न है, भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास, यह कथन है केशवदास का। यह कथन किनका है? तो केशवदास का। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण एक वाक्य है, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो केशवदास को। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो मात्र अपनी एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गए? तो बिहारी अपनी कृति बिहारी सतसई से हिंदी साहित्य में अमर हो गए, ठीक है। बिहारी किस प्रकार के कवि रहे? तो रीतिसिद्ध कवि रहे, ठीक है। बिहारी रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि रहे। बिहारी की रचना बिहारी सतसई में लगभग 713 दोहों का संकलन किया गया है। कहीं कहीं पर ये संख्या कुछ अलग भी बताई जाती है, जैसे कहीं कहीं पर 713 तो कहीं 719 ऐसे करके भी बताया जाता है, ठीक है। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा है। रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा है। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अलंकृत काल कहा मिश्र बंधु ने, श्रृंगार काल कहा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन रहे? जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता रहते हैं आचार्य केशवदास जी। जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता रहे आचार्य केशवदास जी। आचार्य केशवदास ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत के राज कवि थे। आचार्य केशवदास ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत के राज कवि थे। आचार्य केशवदास के कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जिनसे संबंधित काफ़ी बार प्रश्न आते हैं, ठीक है। जैसे रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, वीर सिंह देवचरित, ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं केशवदास की। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, वीर सिंह देवचरित। आगे बढ़ते हैं। भूषण का वास्तविक नाम क्या रहा? तो घनश्याम। भूषण का वास्तविक नाम रहा घनश्याम। आगे बढ़ेंगे। रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र घनश्याम के पिता का नाम क्या था? तो रत्नाकर त्रिपाठी। घनश्याम के पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी। घनश्याम को चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था, ठीक है। रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र घनश्याम को चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था। पूछा जाता है कि भूषण को भूषण की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? तो चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने। इनके रीति ग्रंथ हैं, यानी भूषण के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं: शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये घनश्याम के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। जब भी प्रश्न आते हैं ना घनश्याम को लेकर या विभूषण को लेकर, तो इन्हीं से प्रश्न आते हैं, इन्हीं रचनाओं से संबंधित प्रश्न आते हैं। शतरंज शतिका की कृति के रचयिता कौन रहे? शतरंज शतिका कृति के रचयिता रहते हैं भिखारीदास। शतरंज शतिका कृति के रचयिता कौन रहे? भिखारीदास। अगला प्रश्न है, भिखारीदास द्वारा रचित ग्रंथ रस सारांश, छंदार्णव,
छंदार्णव पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाषा, अमरकोश, ये दोनों ही अलग है, ठीक है। रस सारांश, छंदार्णव पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाषा, अमरकोश, ये भिखारी दास की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सुजान चरित्र के रचयिता कौन रहे? इससे पहले हमने देखा था सुजान विनोद, ठीक है। सुजान विनोद किन की रचना थी? तो देव की रचना थी। सुजान विनोद देव की रचना थी। वहीं यहाँ पे बोला गया सुजान चरित्र किन की रचना है? तो सूदन, सुजान चरित्र सूदन की रचना है। अगला प्रश्न है, सूदन रीतिबद्ध कवि थे, ठीक है। सूदन रीतिबद्ध कवि थे। जिस प्रकार बिहारी रीतिसिद्ध कवि थे, उसी प्रकार सूदन क्या होते हैं? रीतिबद्ध कवि रहते हैं। इस काव्य की रचना, सुजान चरित नामक काव्य की रचना सूदन ने अपने आश्रयदाता राजा बदन सिंह के पुत्र सुजान सिंह को लक्ष्य करके लिखी थी, ठीक है। सुजान चरित नामक रचना सूदन ने अपने आश्रयदाता राजा बदन सिंह के पुत्र सुजान सिंह को लक्ष्य करके लिखी थी। अगला हमें सुमेलित करना है। हित तरंगिनी किनकी रचना है? हित तरंगिनी किनकी रचना है? तो कृपाराम। हित तरंगिनी किनकी रचना है? कृपाराम। सुदामा चरित्र किनकी रचना है? नरोत्तम दास। सुदामा चरित्र किनकी रचना है? तो नरोत्तम दास। माधवानल कामकंदला आलम की रचना है। माधवानल कामकंदला आलम की रचना है। विज्ञान गीता किनकी रचना है? तो केशव दास। विज्ञान गीता केशव दास की रचना है। हित तरंगिनी कृपाराम, सुदामा चरित नरोत्तम दास, माधवानल कामकंदला आलम, विज्ञान गीता केशव दास। आगे बढ़ते हैं। भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? भिखारी दास ने काव्य निर्णय में सर्वांग निरूपण का विवेचन किया है। भिखारी दास ने काव्य निर्णय में काव्य के भेदों का वर्णन या फिर कहें तो सर्वांग निरूपण का विवेचन किया है। काव्य के भेदों का वर्णन या सर्वांग निरूपण का विवेचन किया है। आगे बढ़ते हैं। भिखारी दास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ, अभी कुछ देर पहले ही देखा हमने, अभी ऊपर में, रस सारांश, छंदार्णव पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाषा और अमरकोश, ये सभी रचनाएं किनकी हैं? तो भिखारी दास की है। निम्नलिखित रचनाकारों को उनके रचनाओं के साथ हमें सुमेलित करना है। चिंतामणि की रचना निम्न में से कौन सी है? तो काव्य प्रकाश चिंतामणि की रचना है। काव्य प्रकाश चिंतामणि की रचना है। मतीराम की रचना निम्न में से कौन सी है? मतीराम की रचना है रसराज। मतीराम की रचना रसराज। भूषण की रचना निम्न में से कौन सी है? तो शिवा बावनी। भूषण की रचना शिवा बावनी। रसलीन की रचना निम्न में से कौन सी है? रसलीन की रचना अंग दर्पण, ठीक है। काव्य प्रकाश किन की रचना है? तो चिंतामणि। रसराज किन की रचना है? मतीराम। शिवा बावनी। भूषण की रचना अंग दर्पण। रसलीन की रचना। आगे बढ़ते हैं। ललित ललाम किसकी रचना है? ललित ललाम किसकी रचना है? जसवंत सिंह, भूषण, पद्माकर या फिर मतीराम। तो ललित ललाम मतीराम की रचना है। ललित ललाम किन की रचना है? मतीराम की रचना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है हमें। तो भूषण की रचना निम्न में से कौन सी है? भूषण की रचना निम्न में से कौन सी है? अलंकार प्रकाश भूषण की रचना है। अलंकार प्रकाश भूषण की रचना है। घनानंद की रचना निम्न में से कौन सी है? इशकलता घनानंद की रचना है। इशकलता घनानंद की रचना है। सुरति मिश्र की रचना निम्न में से रस रत्नाकर सुरति मिश्र की रचना है। मतीराम की रचना निम्न में से कौन सी हो गई? तो रसराज मतीराम की रचना है। अलंकार प्रकाश किन की रचना है? भूषण। इशकलता घनानंद। रसराज किन की रचना है? तो मतीराम। रसराज किन की रचना हो गई? मतीराम। रस रत्नाकर सुरति मिश्र। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रचना देव की नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना देव की नहीं है? कवि कुल कल्पतरु देव की रचना नहीं है, बल्कि यह चिंतामणि की रचना है। कवि कुल कल्पतरु किन की रचना है? चिंतामणि की रचना है। जबकि भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, ये सभी रचनाएं देवदत्त की हैं। देव का मूल नाम क्या रहा? देवदत्त। रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? रीतिकाल के किस कवि ने? रीतिकाल के कवि
रीतिकाल के कवि पद्माकर ने पद्माकर ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है। अगला हमें सुमेलित करना है। आलम की रचना निम्न में से कौन सी है? तो माधवानल कामकंदला। आलम की रचना है माधवानल कामकंदला। घनानंद की रचना निम्न में से कौन सी है? घनानंद की रचना है सुजान हित प्रबंध। ठाकुर की रचना है ठाकुर ठसक। द्विजदेव की रचना कौन सी है? द्विजदेव की रचना है श्रृंगार लतिका सौरभ। सुजान हित प्रबंध किनकी रचना है? तो घनानंद की रचना है। श्रृंगार लतिका सौरभ किनकी रचना है? द्विजदेव की रचना है। माधवानल कामकंदला आलम की रचना है। ठाकुर ठसक ठाकुर की रचना है। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान गीता किस आचार्य की कृति है? विज्ञान गीता केशवदास की रचना है। नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना निम्न में से कौन सी नहीं है? नीति काव्यकार दीनदयाल गिरी की रचना निम्न में से कौन सी नहीं है? अनुराग बाग, वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ नवरत्न या फिर छत्र प्रकाश। तो छत्र प्रकाश दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है। ठीक है। किन की रचना है छत्र प्रकाश? तो छत्र प्रकाश और विष्णु विलास लाल कवि की रचना है। छत्र प्रकाश और विष्णु विलास ये दोनों ही रचनाएं किनकी है? तो लाल कवि की है। रीतिमुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। रीतिमुक्त श्रृंगारी कवि निम्न में से कौन नहीं है? तो सेनापति रीतिमुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। सेनापति एक रीतिसिद्ध कवि है। ठीक है। सेनापति रीतिबद्ध काव्यकार है। ठीक है। सेनापति रीतिबद्ध काव्यधारा से संबंधित है। सेनापति रीतिबद्ध काव्यधारा से संबंधित रचनाकार है। एक मिनट। अच्छा देखिए यहाँ पे ये सेनापति है ना। सेनापति कहीं कहीं पर जैसे दो जगह मैंने अलग अलग देखा है। जैसे सेनापति को एक जगह लिखा हुआ है कि ये रीतिसिद्ध कवि है और दूसरी जगह पे इन्हें रीतिबद्ध कवि बताया गया है। ठीक है। तो इसमें थोड़ा डाउट है, इसलिए इसे छोड़ देते हैं कि ये रीतिबद्ध है या फिर रीतिसिद्ध है। रीतिमुक्त श्रृंगारी कवि निम्न में से कौन नहीं है? तो सेनापति नहीं है। ठीक है। सेनापति नहीं है। बाकी द्विजदेव, आलम, ठाकुर ये सभी रीतिमुक्त श्रृंगारी कवि माने जाते हैं। इनमें से किसका समय सबसे बाद में है? अगला प्रश्न है, इनमें से किसका समय सबसे बाद में है? केशवदास, रहीमदास, घनानंद या फिर पद्माकर। तो इनका पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि जन्म काल देखना पड़ेगा। ठीक है। इनका हमें जन्म काल देखना पड़ेगा कि इनका काल क्या रहा। तो केशवदास का काल रहता है 1555 ईस्वी से 1617। 1555 ईस्वी से 1617। 1555 से 1617। ठीक है। 1617। रहीमदास का काल रहता है 1553 से 1626। 1553 से 1626। घनानंद का काल रहा 1689 से 1739। पद्माकर का काल रहता है 1753 से 1833। 1753 से 1833। ठीक है। तो इनमें क्या पूछा गया है कि इनमें से किसका समय सबसे बाद में है? केशवदास देखिए 1555 से 1617, रहीमदास 1553 से 1626, घनानंद 1689 से 1739, पद्माकर 1753 से 1833। तो जो सही विकल्प है वह हो जाएगा आपका पद्माकर। पद्माकर का समय सबसे बाद का है।
निम्न में से कौन से कवि नीतिकार नहीं है? निम्न में से कौन से कवि नीतिकार नहीं है? तो गिरधर दास ये नीतिकार नहीं है। गिरधर दास नीति काव्यकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। गिरधर दास रीतिकाल के अलंकार निरूपण रीतिबद्ध कवियों में से एक माने गए हैं। ठीक है, अलंकार निरूपण रीतिबद्ध कवियों में एक माने गए हैं गिरधर दास। भारती भूषण इनकी प्रसिद्ध रचना है। भारती भूषण ये गिरधर दास की प्रसिद्ध रचना है। आगे बढ़ेंगे। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचयिता कौन रहे? छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचयिता रहते हैं लाल कवि। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचयिता कौन रहे? लाल कवि। विष्णु विलास किन की रचना है? विष्णु विलास भी एक मुक्तक काव्य है, रचयिता कौन रहे? लाल कवि। सुजान चरित एक प्रबंध काव्य है, रचयिता कौन रहते हैं? सूदन। जगत विनोद एक लक्षण ग्रंथ है, रचयिता रहे पद्माकर। छत्रसाल दशक एक प्रबंध काव्य है, रचयिता कौन रहते? भूषण। ठीक है, ये सभी रचनाएं महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं। आगे, प्रताप शाही की रचना नहीं है। प्रताप शाही की रचना निम्न में से कौन सी नहीं है? तो नवरस तरंग प्रताप शाही की रचना नहीं है। बल्कि यह बेनी प्रवीण की रचना है। नवरस तरंग किनकी रचना है? तो बेनी प्रवीण की रचना है। नवरस तरंग बेनी प्रवीण की रचना है। इनकी अन्य रचना है, बेनी प्रवीण की अन्य रचना है श्रृंगार भूषण नानाराव प्रकाश। ये बेनी प्रवीण की अन्य रचनाएं हैं। प्रताप शाही की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं, यहाँ पे ये तीन तो है ही, जो बाकी तीन विकल्प हैं यहाँ पे, जैसे काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कौमुदी, नवरस तरंग, तो ये प्रताप शाही की रचना नहीं है। ठीक है, ये किसी और के इनकी है, बेनी प्रवीण की रचना है। श्रृंगार मंजरी, काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कौमुदी, श्रृंगार मंजरी, ये तीनों रचनाएं किनकी है? तो प्रताप शाही की है। वहीं पर नवरस तरंग किनकी रचना है? बेनी प्रवीण की रचना है। इन तीनों रचनाओं के अलावा क्या हो रहा है आज? इन तीनों रचनाओं के अलावा प्रताप शाही की कुछ अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे जयसिंह प्रकाश श्रृंगार शिरोमणि काव्य विनोद। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या हो जाएगा? निम्नलिखित कवियों का सही क्रम बताना है। पद्माकर, बिहारी, चिंतामणि, केशवदास। इस प्रश्न को स्किप करते हैं, इसे अगले क्लास में ले लेंगे, ये बहुत समय लेगा अभी फ़िलहाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए। अगला सुमेलित करना है हमें चिंतामणि की रचना निम्न में से कौन सी है? कविकुल कल्पतरु, ये चिंतामणि की रचना है। मतीराम की रचना निम्न में से कौन सी है? मतीराम की रचना है वृत्त कौमुदी, इसी के जगह पे लिखा है। भूषण की रचना कौन सी है? छत्रसाल दशक। बोधा की रचना कौन सी हो गई? तो विरहवारिश। चिंतामणि, कविकुल कल्पतरु, मतीराम, वृत्त कौमुदी, भूषण, छत्रसाल दशक, बोधा, विरहवारिश। ठीक है, इस वाले प्रश्न को हम अगले क्लास में ले लेंगे याद से, क्लास लंबी हो जाएगी फिर। निम्न में से कौन सा मतीराम का ग्रंथ नहीं है? रसराज, रसविलास, ललित ललाम, छंद सार। निम्न में से कौन सा मतीराम का ग्रंथ नहीं है? तो रसविलास मतीराम का ग्रंथ नहीं है। रसविलास किनकी रचना है? तो चिंतामणि, साथ ही यह देव की भी एक रचना है। चिंतामणि व देव की रचना है। फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी आदि ये सभी किनकी रचनाएं हैं? तो मतीराम की रचनाएं हैं। फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, ये सभी रचनाएं किनकी है? तो मतीराम की है।
देव कवि की रचना है, निम्न में से देव कवि की रचना कौन सी है? तो भाव विलास। भाव विलास देव की रचना है, भाव विलास देव की रचना है। वहीं काव्य निर्णय किनकी रचना है? तो भिखारी दास की रचना है। रसराज मतीराम की रचना है। श्रृंगार निर्णय भी आपका भिखारी दास की ही रचना है। अगला प्रश्न है, अम्य हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार परत जेही जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार। अम्य हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार परत जेही अच्छा ये वाला यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अम्य हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जेही परत जेही चितवत एक बार। जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये रसलीन की पंक्तियाँ हैं। किनकी पंक्तियाँ हैं? रसलीन की पंक्तियाँ हैं। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन आचार्य कवि नहीं है? तो ब्रजवासीदास आचार्य कवि नहीं है, बाकी ये तीनों ही आचार्य है। रीतिकाल के आचार्य कवि केशवदास, भिखारीदास, चिंतामणि। इनकी प्रबंध रचना है ब्रजविलास। ब्रजवासीदास की प्रबंध रचना कौन सी है? ब्रजविलास। इसमें सुरसागर के कथाक्रम में कृष्ण के जीवन का चित्रण किया गया है। सुरसागर के कथाक्रम में कृष्ण के जीवन का चित्रण किया गया है ब्रजविलास में। ब्रजवासीदास रीतिकाल में प्रबंध काव्यकार के रूप में आते हैं। ब्रजवासीदास रीतिकाल में प्रबंध काव्यकार के रूप में आते हैं। अब कुछ वन लाइनर है, देख लेते हैं जल्दी से। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य भिखारीदास कृत काव्यशास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? काव्य निर्णय और रस सारांश। आचार्य भिखारीदास कृत काव्यशास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? काव्य निर्णय तथा रस सारांश। वेदांती मिश्र किसका उपनाम है? केशवदास का उपनाम है। वेदांती मिश्र केशवदास का उपनाम है, महत्वपूर्ण है। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन है? केशवदास है। अलंकार निरूपक आचार्य, हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य केशवदास। अगला प्रश्न है, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए, यह कथन किनका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। रीतियुगीन कवियों के सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा है? तो सवैया। रीतियुगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद है सवैया। रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदात्मक स्वर क्या है? प्रशस्ति परक या फिर कहे तो वीर रस पूर्ण। भूषण को हिंदी जाति का प्रतिनिधि कवि किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। भूषण को हिंदी जाति का प्रतिनिधि कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। शिवराज भूषण ग्रंथ में विवेचना मिलता है किसका? तो अलंकारों का। शिवराज भूषण नामक ग्रंथ में, जो कि भूषण द्वारा रचित है, इसमें अलंकारों का विवेचन मिलता है। लगभग कितने अलंकारों का इसमें वर्णन किया गया है? तो 105 अलंकारों का वर्णन किया गया है। शिवराज भूषण में लगभग 105 अलंकारों का वर्णन किया गया है। द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकार द्विवेदी युग के वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया है, वे कौन है? द्विवेदी युग के वे साहित्यकार कौन है जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर इत्यादि उपाधियों से विभूषित किया गया है? तो नाथूराम शर्मा शंकर को कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया है। प्राचीन पंडित और कवि किनकी रचना है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, महत्वपूर्ण है। प्राचीन पंडित और कवि किनकी रचना है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह कथन किनका है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है। द्विवेदी योगिन कवि याद रखना है। द्विवेदी योगिन प्रमुख कवियों के नाम: मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, गोपाल शरण सिंह, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, ये सभी द्विवेदी योगिन कवि है। मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, गोपाल शरण सिंह, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, हरिऔध, सभी द्विवेदी योगिन रचनाकार है। द्विवेदी योगिन सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन है? तो मुकुटधर पांडे द्विवेदी योगिन सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने गए।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन रहे? तो श्रीधर पाठक। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? श्रीधर पाठक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। वह कवि जिनकी रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है? मुकुंदर पांडे की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है। हरिऔधकृत काव्य पवन का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1909। ठीक है, हरिऔध द्वारा रचित काव्य पवन का प्रकाशन वर्ष 1909। प्रिय प्रवास हरिऔध की ही रचना है, इसका प्रकाशन वर्ष 1914। मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले कवि कौन रहे? तो मैथिली शरण गुप्त मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करते थे। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं जो महाभारत की कथा पर आधारित है, कौन सी है? वन वैभव, सैरंध्री, वक संहार। ठीक है, ये सभी रचनाएं महाभारत की कथा पर आधारित हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।